ऑनर द एशिया कप एडिशन। मैं हूँ रोहन नदीम। एशिया कप की जो जितनी भी एक्साइटमेंट थी, जो सारी हाइप थी, बारिश की वजह से थोड़ी सी ना वो डैम्पन हो गई है, बट let's not worry about that because there is a lot of ODI cricket yet to be played in the next few weeks. और अभी हम फिलहाल एशिया कप की अगर बात करें तो पाकिस्तान did get off to a solid start even though that match couldn't be completed against India, जिसके बारे में हमने पहले एपिसोड में काफी बात की थी। Let's dive into the next upcoming match between Pakistan and Bangladesh that will be played in Lahore. We will talk about that. We will unpack everything from the previous game and how to look at the next upcoming game. मेरे साथ जी मौजूद हैं former legendary test player, former head coach of Pakistan cricket team, Mr. Saqlain Mushtaq. Sir, welcome back to the show. अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आप ठीक हैं? हमने इतना हाइप किया, इतनी एंटिसिपेशन लगाई हुई थी उस मैच के साथ, और सिर्फ एक इनिंग्स का ही मैच हुआ, पॉइंट्स शेयर हो गए, थोड़ा सा एज फैंस भी हम अपसेट हुए, बट कैसे देखते हैं आप वो पहला मैच जो आधा हुआ? व्हाट इज योर रिफ्लेक्शन ऑन इट? इंडिया की किस्मत जो है वो ज्यादा तगड़ी थी, उनको एक पॉइंट मिल गया, कुदरत ने जो अपना निजाम चलाया और एक पॉइंट उनको दे दिया। वरना पाकिस्तान जिस तरह उसने आगाज किया था और शाहीन, नसीम और हारिस रऊफ ने जिस तरह उनके ऊपर अटैक किए हैं, ठीक है, हार्दिक पांड्या और ईशान किशान ने जो है वो थोड़ा नहीं बल्कि काफी रेजिस्ट किया और 260 पर ले गए। बट पाकिस्तान ने बहुत इनको सबक सिखाना था इस मैच में। अनफॉर्चुनेटली रेन की वजह से जो है वो मैच पूरा नहीं हो पाया, बट पाकिस्तान जो है वो इंडिया को जो है वो इस मर्तबा मजा चिखाता है कि भाई यूएई में तो मजा चिखाया, अब श्रीलंका में भी आपको मजा चिखाते हैं, कभी बुलाओ अपने घर में, उधर भी मजा चिखाएंगे आपको। यही तो सर मसला है सारा, के जो होम क्रिकेट हम चाह रहे थे, जो होम ग्राउंड पे हम मैच चाह रहे थे इंडिया के साथ, वो नहीं हो सका। श्रीलंका में भी पूरा नहीं हो सका। और हमने इतनी वो कहते हैं ना कि दोनों टीम्स में सर इतने टॉप के प्लेयर्स हैं, और इनको आमने सामने एक्शन में देखना, वो भी एज क्रिकेट फैंस हम लोग उसका भी इंतजार कर रहे थे। बट फ्रॉम व्हाट यू सॉ, अगर हम बॉलिंग के ऊपर बात करें पाकिस्तान की, बिकॉज देयर वर लॉट ऑफ पॉजिटिव्स, इवन दो रेन बड़ा इंटरप्ट कर रही थी मैच को, लेकिन जिस तरह हमारे फास्ट बॉलर्स ने रिकॉर्ड बनाया, यू नो, दे टुक ऑल 10 विकेट्स, और ये पहली बार एशिया कप में ऐसा हुआ है कि 10 विकेट्स जो है वो आपके फास्ट बॉलर्स ने लिए हैं। तो इस तरह की जो फॉर्म है शाहीन की, नसीम की, हारिस की, ये ट्रायो जो है सर, ये तो इस वक्त सबसे डेंजरस है। पूरी दुनिया में लोग इस वक्त इसकी बात कर रहे हैं, तो ये तो सर बहुत बड़ा पॉजिटिव निकला है फ्रॉम दैट लास्ट गेम स्पेशली। अल्लाह इनको बुरी नजर से बचाए। ये कोई भी ऑपोजिशन आता है, ये तीनों इनको पता है कि इनके रोल क्या है, किस तरह रोल्स को एग्जीक्यूट करना। और मजे की बात यह है कि अगर शाहीन जो है वो स्टार्ट पे उनको एक अच्छा सा स्टार्ट देता है, तो इन दोनों के अंदर, नसीम और हारिस रऊफ के अंदर, एक ऐसी सी एनर्जी आती है, ऐसी ताकत आ जाती है कि उनके भागने का अंदाज, उनकी बॉडी लैंग्वेज देखी जाए और जिस तरह वो अटैक करते हैं बॉलर के, बैट्समैन के ऊपर। और अगर शाहीन से अगर कुछ नहीं होता, गॉड फॉरबिड, अभी तक तो नजर नहीं आया, आई थिंक 45 दफा तो उसने पहले 1-2 ओवरों में ही 1-2 आउट करके दिए, ब्रेक थ्रू दिया है। अगर शाहीन का दिन नहीं होता सपोज, तो नसीम शाह आगे कुछ ना कुछ करता है। अगर नसीम शाह नहीं होता तो हारिस, तो ये एक दूसरे के लिए जो है ना, समझ लें कि कॉन्फिडेंस और एनर्जी पास ऑन कर रहे होते हैं। और इन तीनों को जो है अपने पार्टनरशिप में बॉलिंग करना और पूरी टीम का जो बोझ को उठाना है, इनको समझ आती है कि ये 3 स्ट्रॉन्ग पिलर है बॉलिंग लाइनअप के एतबार से। एंड एब्सोल्युटली फैंटास्टिक जो है इन लोगों ने अपने प्लान्स को एग्जीक्यूट किया है, और इनकी बॉडी लैंग्वेज जो थी शेरों वाली थी। और होपफुली कि आने वाले मैचों में भी ये इसी तरह धाड़ेंगे भी और अटैक भी करेंगे। बिल्कुल यही उम्मीद है, क्योंकि जिस तरह कहते हैं ना कि हमारे 3 एक्सप्रेस फास्ट बॉलर्स हैं, ये हमारी स्ट्रेंथ है। और इवन हारिस रऊफ ने इतना इम्प्रूव किया है, स्पेशली ये पूरा टाइम जब शाहीन नहीं थे टीम के साथ, तो हारिस एंड नसीम दे वर लीडिंग द अटैक, और उसने बड़ा इम्प्रूव अपनी गेम को किया है। अर्ली ऑन इन द मैच ही कैन बॉल वेल नाउ, एंड इकोनॉमिकल भी बहुत हो रहे हैं। लेकिन आपने अभी शाहीन की बात की, जिस तरह वो ब्रेक थ्रू देते हैं हमें इन द फर्स्ट पार्ट ऑफ दैट मैच, जो न्यू बॉल के साथ विद दैट स्विंग, ही इज सो लीथल उनकी लाइन। लेकिन इंडिया वाले मैच में
पहले 1-2 ओवर्स थोड़ा सा वो स्वे कर रहे थे अपनी लाइन और लाइन, जो उनकी एक्यूरेसी होती है, और फिर जब रेन इंटरप्शन आई उसके बाद वापस जब वो आए देन ही केम बैक विद फुल फोर्स। तो वो जो ब्रेक थी जिसमें वो वापस अंदर गए एज अ फॉर्मर हेड कोच, क्या आपको लगता है कि अंदर क्या बात हुई होगी और किस तरह शाहीन ने रिफ्लेक्ट किया होगा, क्या उनको गाइडेंस मिली होगी? आपके पहले सवाल का मैं जवाब पहले दूंगा, क्योंकि हारिस रऊफ जो है और नसीम शाह, शाहीन की इंजरी के बाद आई थिंक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो गया इन लोगों के लिए। पाकिस्तान के लिए तो वो थोड़ा नुकसान बड़ा था जब शाहीन इंजर्ड हुआ, बट ये दोनों बहुत रैपिडली इनकी ग्रोथ हुई और इन्होंने अपनी जिम्मेदारियों को संभाल लिया। और उसके बाद जब शाहीन आया तो ये तीनों मिलके जेल हो गए। और मजे की बात ये है कि तीनों की लैंग्वेज भी केपीके की लैंग्वेज है, तो ये इनका मिजाज और लैंग्वेजेस जो है ना वो सही समझते भी हैं, और इनकी फ्रिक्वेंसी भी जो है ना एक ही लेवल की होती है। देखिए, जब बारिश हुई, शाहीन बाहर गए और बड़ा फायदा हो जाता है बॉलर्स को भी, इवन बैट्समैन को भी बड़ा फायदा हो जाता है, जब क्योंकि वीडियो एनालिसिस एनालिस्ट साथ में बैठा होता है। जब आप अपने आप को अपनी ही वीडियो क्लिप को देखते हैं साथ में, ऑब्वियसली अगर स्पेशलाइज कोच, बॉलिंग कोच या बैटिंग कोच होता है, वो देखता है, तो आपको बहुत कुछ चीजों को पता चलता है। तो शाहीन ने आई एम श्योर अपने आप को देखा होगा कि गेंद टांग की तरफ क्यों जा रहा है, जिस जगह से वो स्विंग करना चाह रहा है वो स्विंग उधर से क्यों नहीं हो पा रहा। तो इसमें रनअप में थोड़ी सी जल्दी, या रनअप थोड़ा तेज हो रहा है, या अलाइनमेंट थोड़ी टूट रही है, या रिस्ट पोजीशन ठीक नहीं, या अग्रेशन जो है वो कंट्रोल अग्रेशन नहीं है। तो इन सारी चीजों को बंदा रीफोकस कर सकता है, रीगैदर कर सकता है, और उसमें से छोटी मोटी ट्वीक कर सकता है। तो आई थिंक जब वापस गया है, इसने आई एम श्योर अपना एक आध वीडियो क्लिप देखा होगा, और उस वीडियो क्लिप देखने के बाद आई एम श्योर के जो बॉलिंग कोच था मोने मोकल, उससे भी थोड़ी सी बात की होगी और सारी चीजों को रीगैदर किया होगा। और वापस आके जब उसने बॉलिंग की है तो मैसिव डिफरेंस नजर आ रहा था। लग ऐसे रहा था कि अब इसको पता है कि गेंद कहाँ से स्विंग करना है, रनअप में अगर थोड़ा थोड़ा बहुत इसने चेंज करना है तो वो किया है, अग्रेशन को इसने कंट्रोल किया, और बहुत ही सेंसिबल, यानी पहले तो सारी गेंद अंदर लेके आ रहा था। रोहित शर्मा को जो उसने टेक्निकली तो उसने देखा ही होगा, बट टेक्निकली भी उसने मात दी। तो आई थिंक बाहर जाने भी उसने 2 पॉइंट सीखे होंगे शाहीन ने, जीके क्या बल्कि 100% सीखे होंगे। एक तो इसने अपना टेक्निकली देखा होगा कि मैं कहाँ कहाँ से क्या क्या चीजों में एरर आ रहे हैं, उनको उसने फिक्स किया, चाहे रनअप है, अलाइनमेंट है, जोर लगा के बॉल कर रहा है तो रिस्क की पोजीशन क्या है। दूसरा टेक्निकली इसने ये देखा कि मैं सारी गेंद इसको अंदर लेके आ रहा हूँ, पहले मैं जाता हूँ इसको गेंद को बाहर लेके जाता हूँ, फिर अंदर लेके आता हूँ, इसको ट्रैप करता हूँ प्रॉपर, बजाय इसके कि इसके ऊपर पूरा ही अटैक कर दूं, थोड़ी सी इसके साथ ट्रैपिंग वाली गेम खेली जाए। तो उसने पहले गेंद बाहर निकाले और फिर गेंद अंदर लेके आया। जहां से गेंद बाहर निकाले, फोर्थ स्टंप से फोर्थ स्टंप से बाहर निकाले, वहीं से गेंद अंदर लेके गैप बना और उसके मिडल स्टंप को उड़ाया। तो आई थिंक बाहर जाने का बहुत फायदा हुआ है उसको डेफिनेटली। बिल्कुल, और ये चीज जो है ना, ये इसकी तैयारी कोई भी बैटर जाके जो है वो वीडियो पे नहीं कर सकता, बिकॉज उनको नहीं पता कि इस तरह आपने कहा ट्रैप किया, दैट बॉल दैट केम इन रोहित शर्मा एंड बेसिकली शाहीन शाह अफरीदी के ऊपर हम लोग इसलिए रिलाई करते हैं बिकॉज ही डज गिव अस दैट ब्रेक थ्रू इन द स्टार्ट। बट माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि what happens after we get that good start? India will fall down and उसके बाद there was this long period जिसमें we let their partnership build, और spinners जो थे उनके अगेंस्ट जो है इंडिया ने बहुत जबरदस्त बैटिंग की, रन बॉल खेल रहे थे वो, they were taking their time but then the way they settled in both the batters। क्या एज अ स्पिनर आप मुझे बताएं कि उन मिडिल ओवर्स में जब विकेट्स नहीं मिल रही होती, क्या स्ट्रेटेजी होती है, क्या चल रहा होता है स्पिनर के माइंड में वनडे में? अच्छा, जब स्पिनर्स का टर्न ना हो रहा हो तो फील्डिंग के ऊपर बॉलर जो है वो बहुत ज्यादा हैविली रिलाई करता है, क्योंकि उसने सिंगल्स को रोकना है, प्रेशर किसी तरीके से क्रिएट करनी है, और जो इनर रिंग है उसके अंदर तो बहुत ज्यादा एनर्जी होनी चाहिए। बाहर वाले आउटर रिंग पे भी जो है उनको ये नहीं कि सोए रहना चाहिए, उनको भी जागते रहना चाहिए और एनर्जी पास ऑन करनी चाहिए। बट इनर रिंग जो है ना वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। वो इस वजह से जब 3-4 आउट हुए होते हैं तो वो बड़ी हिटों पे नहीं जाते, वो सिंगल्स और मनूवरिंग के ऊपर जाते हैं, रना बॉल जाने की कोशिश करते हैं। तो इनर रिंग वाले जो है वो बहुत ज्यादा अलर्ट होने चाहिए, उनकी फील्डिंग जो है वो टॉप क्लास किस्म की होनी चाहिए, एंटिसिपेशन टॉप क्लास किस्म की होनी चाहिए। और वहां पे अगर वो एक्स्ट्रा सिंगल्स रोक रहे हैं, डाइव मार के कुछ क्रिएट कर रहे हैं चांसेस, तो स्पिनर्स को बड़ी हेल्प मिलती है। एनीवे, वापिस आऊंगा कि कोई इतना बड़ा टर्न मिला नहीं। इंडिया जो है टेक्टिकली या पिच रीडिंग के एतबार से
थोड़ा सा कदर बेहतर रहा, उन्होंने 4 फास्ट बॉलर खिलाए, हमने 3 फास्ट बॉलर खिलाए। हमारे स्पिनर्स ठीक है, हम हैविली रिलाई करते हैं शादाब के ऊपर, जो कि आपका वाइस कैप्टन भी है, और वो पूरा पैकेज है, फील्डिंग में अच्छा है, बॉलिंग बैटिंग तीनों चीजें वो जो है वो टॉप क्लास किस्म का है, वर्ल्ड क्लास ऑलराउंडर है। नवाज है साथ में, सलमान आगा है और फिर इफ्ती है, तो आपकी बैटिंग स्ट्रेंथ भी बढ़ जाती है, आपको स्पिन में भी कुछ मदद मिल जाती है। बट क्योंकि टर्न इतना नहीं था, इस वजह से आई थिंक उनका थोड़ा कॉन्फिडेंस हाई हुए। इंडियन वैसे भी स्पिन के अच्छे खिलाड़ी हैं, दुनिया में अगर अच्छे सबसे बेस्ट खिलाड़ी निकाले जाए तो ये इंडियन बैट्समैन है जो स्पिन के खिलाफ बहुत अच्छा खेलते हैं। बहुत सारे लोग मैच देखते हुए सर ये भी कह रहे थे कि हारिस को थोड़ा पहले ले आते, थोड़ा सा अगर हम वो ब्रेक कर देते मोमेंटम जो बैटर्स का सेट हुआ है। डू यू थिंक ये राइट स्ट्रैटेजी थी? बाबर आजम ने पहले से इसको प्लान किया होगा कि मिडिल ओवर्स में हम यूज करेंगे नवाज को, शादाब को, और एंड के लिए बचा के रखेंगे जो फास्ट बॉलिंग के ओवर्स हैं, बिकॉज जैसे ही फिर हारिस वापस आया अटैक में ब्रेक थ्रू मिल गया, पार्टनरशिप भी टूट गई। लेकिन ये जो डिसीजन था बाबर आजम का, इसके ऊपर काफी डिस्कशन हो रही थी मैच के दौरान। जी, आई थिंक मैं भी मुत्तफिक कहूंगा, ऐसे करना चाहिए था, बल्कि नसीम शाह के 5 ओवर बाकी पड़े हुए थे एंड में, तो आई थिंक इट्स अ टू बिग स्पेल। ये बहुत बड़ा स्पेल था 5 ओवर का एंड में, डेथ में। मैंने वसीम अकरम को 5 ओवर का स्पेल करते हुए नहीं देखा कभी, वकार यूनुस को एंड में 5 ओवर का स्पेल करते हुए नहीं देखा। यानी 41st ओवर पे आए और 50वां ओवर आप करके जाएं और 5 ओवर का स्पेल करें, आई थिंक इट्स अ बिट टू मच बॉलर के लिए खास तौर पे। तो 3 ओवर का होना चाहिए, 2 ओवर बीच में से नसीम के भी बीच में आ जाने चाहिए थे, और एंड में 3 ओवर रख लिए जाते, 1-2 ओवर हारिस रऊफ के भी अंदर आ जाते और उसके भी एंड में चले जाते, 2 ओवर एंड में चले जाते, शाहीन के 2 ओवर होते। तो आई थिंक ऐसी सिचुएशन में जब 4 विकेटें ज्यादा उड़ जाएं तो जो फायरवर्क्स करती हैं टीमें, वो आई थिंक 45 ओवर के बाद या 46 ओवर के बाद जाके आखिरी 4-5 ओवर में फायरवर्क्स करते हैं। और उनको पता होता है कि अगर इनमें से, क्योंकि हार्दिक पांड्या ही एक ऐसा बैट्समैन था, उसके बाद अजय जडेजा था जो कि फायरवर्क्स करने के लिए आता, और साथ में ईशान किशन, इसमें से एक गिरता तो आई थिंक 10 ओवर पहले ये फायरवर्क्स नहीं करना था, इन्होंने मनूवरिंग ही करनी थी। तो अगर विकेट ना गिरी होती तो शायद आप 10 के 10 ओवर आखिरी जो पावर प्ले है उसमें आप शायद, जो कि फिर भी बहुत ज्यादा है, उसमें भी 2-4 स्पिनर्स के ओवर होने चाहिए थे, शायद आप फास्ट बॉलर के 10 ओवर रखते। बट आई थिंक ऐसी सिचुएशन में नसीम के 5 ओवर एंड में और हारिस के आई थिंक 2-3 ओवर इनके ऊपर करवा देने चाहिए थे, ताकि उधर ही अटैक करते और विकेट ले लेते। राइट यही बस मैंने आपका ओपिनियन इस पे लेना था, क्योंकि इस पे काफी बात हो रही थी। अच्छा, मैच की परफॉर्मेंस तो हमने जितना भी बहुत हुआ है उस पे बात तो की है, बट अगर हम कॉन्टेक्स्ट में देखें इस एशिया कप को, जितनी ट्रैवलिंग पाकिस्तान टीम को करनी पड़ रही है राइट आफ्टर द अफगानिस्तान सीरीज, उसके बाद दे केम टू मुल्तान एंड दे वेंट बैक टू कोलंबो, बैक एंड फोर्थ ट्रैवलिंग, एयरप्लेन्स, बसेस, ऑल ऑफ दैट, that takes a toll on a team, on the players. Of course, they're human beings, they need time to rest. ये कितना बड़ा फैक्टर है, और ये जो हाइब्रिड मॉडल है इसका कितना ज्यादा नुकसान उठाना पड़ रहा है पाकिस्तान टीम? देखिए, मैं पाकिस्तान टीम का हेड कोच रहा, मेरे पास सारी रिपोर्ट्स आती थी प्लेयर्स की फिटनेस के एतबार से, फटीग लेवल के एतबार से और जेट लैग के एतबार से। अभी तो मैं क्रिकेटिंग बातें नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ ये जो ट्रैवलिंग और वर्कलोड का जो है ना, सिर्फ इन 2 टॉपिक्स को खोलूंगा। शाहीन अफरीदी जब इंजर्ड हुआ, वो एक ऐसा इंडिविजुअल है कि जब वो ट्रैवल करता है तो मुझे हर ट्रैवल पे मुझे ये इन्फॉर्मेशन मिलती थी कि इसकी जो नी की स्वेलिंग है ना वो बढ़ गई है। तो मैं उनसे पूछता था, यार इतनी जल्दी बढ़ गई नी, ट्रैवल किया है, रेस्ट किया, कोई भाग दौड़ नहीं की? कहने लगे जी ट्रैवलिंग जब होती है तो जेट लैग तो एक होता ही होता है बॉडी के अंदर, जैसे ये नी की स्वेलिंग है वो बजाय कम होने के ज्यादा हो जाती है ट्रैवल में, तो बजाय आगे जाने के हम फिर पीछे आ जाते हैं। तो कई ऐसे इंडिविजुअल्स होते हैं जिनको जेट लैग 8-10 घंटे का होता है, यानी एक दिन का होता है, किसी को 24 घंटे, किसी को 72 घंटे होता है जेट लैग। तो कई प्लेयरों के ज्यादा चले जाते हैं जेट लैग ना। तो हमारी टीम में भी कुछ ऐसे खिलाड़ी थे जिनके ऊपर ये प्रॉब्लम होती थी। कईयों के ऐसे जो निगल्स होते हैं वो इंजरी की तरफ चले जाते हैं, यानी जो अगर निगल्स कैरी कर रहे हैं, लेके जा रहे हैं, वो निगल्स जो है वो उधर चले जाते हैं। एक आपका पूरा जो रेस्ट डे होता है, पूरा जो रेस्ट डे होता है, एक मैच खेलने के बाद आपकी बॉडी को, माइंड को पूरा जो रेस्ट डे चाहिए होता है, ट्रैवलिंग उससे ज्यादा वर्स्ट है, खेलने से ज्यादा वर्स्ट है। क्योंकि ट्रैवलिंग में आपने ऑड आवर्स में उठना है, 4-5-6 घंटे आपने जाना है, इट्स बोरिंग एलिमेंट एज वेल।
प्लस ट्रैवलिंग हो रही है, जेट लैग भी आ रहा है, एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, हसल बसल हो रही है। और ये आराम, जब वैसे भी आप सफर को हम कहते हैं ये सफरिंग है, या बंदा सफर करता है ये, तो मेंटली और फिजिकली जो ट्रैवलिंग है ये बहुत वर्स्ट है खिलाड़ियों के ऊपर। तो रेस्ट डे में आप ट्रैवल कर रहे हैं तो आप समझ लें कि एक आपने मैच किया, अगले दिन सफर किया, तो आपने 3 लगातार मैच खेल लिए। यानी कई खिलाड़ी ऐसे हैं जब वो सफर करते हैं तो समझ लें उन्होंने 2 मैच खेले, किसी ने 1 मैच खेला, वो ऑन द डे, ट्रैवलिंग डे। तो ये चीजें समझनी चाहिए। आई थिंक इसके साथ तो जब भी ट्रैवलिंग का चलना हो, और फिर डे का सफर है या रात का सफर है, ये एक अलग चीज है। आपने डे का सफर किया तो आपके बॉडी के ऊपर, आपके माइंड के ऊपर इफेक्ट्स डिफरेंट पड़ेंगे। आपने रात का सफर किया तो आपकी बॉडी और माइंड के ऊपर इफेक्ट डिफरेंट पड़ेंगे। आई थिंक ये जिसने भी ये प्लान किया है, ठीक है जी, हमारा टूर्नामेंट है, हम सबको होस्ट कर रहे हैं, हम मेहमान नवाजी दिखा रहे हैं, बट ये अपने खिलाड़ियों पे जुल्म है। ये बिल्कुल जुल्म है बहुत। ये वरिंग साइंस है अभी जो आपने बताए हैं, बट लेट्स होप कि उसका इफेक्ट हमें ना देखने को मिले और हाँ अच्छी तरह पाकिस्तान का एक फुल 100% फिटनेस और उस पर हम उतरे। सर, हाँ। जब ये कोई मैच चल रहा होता है पाकिस्तान का, तो ट्विटर पे आप होते हैं, आप देख रहे होते हैं ट्वीट्स जो आ रही होती है, या डू यू नॉट डू दैट? जी, नहीं नहीं, देखता हूँ बट बहुत बड़े ज्यादा मजे इन्वॉल्व नहीं मजे होता, बट के देखता हूँ, बनते पढ़ता हैं, हूँ, ट्वीट पढ़ता हूँ। मीम्स बनती हैं, क्लिप्स बनते हैं। मैं एक क्लिप में देख रही थी, उसमें जिसमें शाहीन ने जिस तरह रोहित शर्मा को ट्रैप किया, जिस तरह आप डिस्क्राइब अभी कर रहे थे, और एक साइड बाय साइड क्लिप थी ऑफ मोहम्मद आसिफ डूइंग अ वेरी सेम ट्रैप फॉर संगाकारा, और वही जो पहले बॉल जो है वो इट वाज गोइंग अवे एंड देन इट केम इन, और वो बिल्कुल साइड बाय साइड, इट वाज सो सिमिलर, इट वाज सो स्ट्राइकिंगली सिमिलर, और एकदम से फ्लैशबैक्स जो हैं वो मोहम्मद आसिफ की बॉलिंग के भी आए। बट कितना बड़ा लॉस था ये पाकिस्तान को, ऐसा बॉलर पाकिस्तान के पास था, मैजिशियन था ऑलमोस्ट, यू नो द वे ही वुड जस्ट स्विंग एंड ही वुड मास्टर दैट मूवमेंट। देखिए रोहा, मैं ये समझता हूँ कि ताली दो हाथों से बचती है। नुकसान पाकिस्तान का हुआ, नुकसान आसिफ का भी हुआ। पाकिस्तान का नुकसान हुआ, आसिफ का नुकसान भी हुआ। जहां पे ये सारी चीजें हुई, कहते हैं कि जी पाकिस्तान का नुकसान हुआ तो आसिफ का भी नुकसान हो गया। इतना बड़ा बॉलर बन जाता, अभी भी जितना भी कैरियर खेला दुनिया याद करती है। इवन शुएब अख्तर कहता है कि मेरा जो फेवरेट बॉलर है वो मोहम्मद आसिफ है। जिस तरीके से, जिस अंदाज से ये बॉलिंग करता था, कहता था कि ऐसा लगता है कि कोई आर्टिस्ट है, यानी आर्टिस्टिकली वो काम कर रहा है। और मैं जिमी एंडरसन की एक दफा, क्योंकि मैं इंग्लैंड का कोच रहा, जिमी एंडरसन से भी गपशप लगती थी, तो उसने, जिमी एंडरसन ने भी आसिफ से बात की और थोड़ा सा ग्रिप के ऊपर और थोड़ी सी बॉलिंग के ऊपर उसने बात की। आई डोंट नो कि डिटेल्स में क्या बातें की होंगी जिमी एंडरसन के साथ, बट उसने कहा था, मुझे, मैंने खुद सुना, उसने कहा है चैट विद आसिफ एंड ही इज अ मास्टर ऑफ फास्ट बॉलिंग। तो अब जिमी एंडरसन जो दुनिया में जिसका इतना नाम है, वो आसिफ की बात कर रहा है। ड्रेसिंग रूम में, जब इंग्लैंड के ड्रेसिंग रूम में बैठता था तो वो भी यही बात करते थे कि अगर किसी ने क्लास देखनी है फास्ट बॉलिंग की, हम तो सिर्फ पेस, बाउंसर, यॉर्कर और स्लोअर बॉल, इस तरह की बातें कर रहे होते हैं। जो क्लासिकल बॉलिंग होती है, जिसके अंदर आप बैट्समैन को ट्रैप करने के डिफरेंट अंदाज हैं, यानी उसको बिल्कुल ही एक साइड पे गिरा दिया जाए, फ्रंट फुट पे, बैक फुट पे, आप उसको फूल बना दें, बेवकूफ बना दें बैट्समैन को। तो जो जो बेस्ट ट्रैपिंग करता था वो आसिफ करता था, और वो इस वजह से करता था कि उसके हाथ में जादू था और उसका दिमाग भी बहुत तेज था, शातिर था। तो पूरी दुनिया उसकी तारीफ करती है। बहुत बड़ा नुकसान पाकिस्तान का भी हुआ, आसिफ का भी हुआ। आई थिंक पाकिस्तान ने भी नुकसान किया और आसिफ ने भी नुकसान किया। अगर आप कहेंगे कि ब्लेम किसको दिया जाए, तो ये दोनों ही है। क्योंकि जब खिलाड़ी आते हैं तो खिलाड़ी ना सिर्फ टेक्निक या टेक्टिकल या मेंटल, फिजिकल उसकी डेवलपमेंट हो रही होती है, मेंटल भी उसकी डेवलपमेंट होती है। और इस सारी डेवलपमेंट में जो सपोर्ट स्टाफ है या बोर्ड है, उसका हाथ होता है कि वो उसकी लुक आफ्टर करें। और इसी तरह प्लेयर का काम होता है कि वो पूरा रिस्पॉन्ड दे और पूरा उनका साथ दे। अब बेन स्टोक की स्टोरी ले ले, बेन स्टोक कहाँ पे था, लड़ाई हुई, मुक्का मारा, जेल का केस हो गया, कुछ जेल वाली बातें भी शुरू हो गई, वहां से वो उठा है। वहां से ईसीबी ने उसको लुक आफ्टर किए। एक स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट ड्रेसिंग रूम में हमेशा रहता था सब खिलाड़ियों के लिए। हर किसी की पर्सनैलिटी एनालिसिस होती थी, इस वक्त कौन सा खिलाड़ी क्या सोचता है, प्रेशर में, खुशी में। यानी लॉन्ग स्टोरी कट इन शॉर्ट, उन्होंने प्लेयर्स को डेवलप कैसे किया, टेक्निक को, स्किल्स को साइड पे करके
प्लेयर्स की ग्रोथ कैसी होती है, और प्लेयर्स ने भी रिस्पॉन्स दिया। अब देखें, दुनिया का बेस्ट जो है वो ऑलराउंडर भी है, दुनिया का बेस्ट कैप्टन भी बन चुका है। वर्ल्ड कप में 2019 में उसने इंपॉर्टेंट रोल लिया। सबसे ज्यादा अगर ये कहा जाए कि सारे दुनिया के खिलाड़ी खेल रहे हो और सबसे ज्यादा प्रेशर अब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी अगर किसी में रखी जाए तो वो बेन स्टोक होगा, कि सबसे ज्यादा प्रेशर वो एब्जॉर्ब कर जाता है। और भी बहुत सारे, बट इस वक्त दुनिया में सबसे ज्यादा प्रेशर को अब्जॉर्ब करने वाला जो खिलाड़ी है वो बेन स्टोक है। तो क्या ग्रोथ की उसकी, क्या लुक आफ्टर की, और क्या उसने बिल्कुल, रिस्पॉन्स दिया। बड़ा अच्छा एग्जांपल आपने दिया, 100% एग्री विद दैट। और उसकी ग्रेटनेस अब आप देखें कि जिस तरह वो हर क्रूशल मैच में वो कहते हैं उसके बारे में कि यू कैन नॉट कीप Ben Stokes out of the action, and there is a reason for that, because he's always gravitating towards making an impact. Anyway, let's move on to our next जो हमारा part of this analysis है, which is for the next game, Pakistan versus Bangladesh. Now Bangladesh have made an impact in their match against Afghanistan. उन्होंने अपना highest ODI total जो away है वो post किया 334, and then they won the match as well by 89 runs. So that's a good sign from their batters कि वो प्रिपेयर होके आए हुए थे कि उन्होंने किस तरह अफगानिस्तान के बॉलर्स को जो है वो अनसेटल करना है और कैसे स्कोर करना है। 2 सेंचुरीज हुई उनकी तरफ से। यहाँ पे एक ऐसी साइड है, दोनों ऐसी साइड्स हैं, बांग्लादेश और अफगानिस्तान, बट स्पेशली बांग्लादेश, उन्होंने बड़ा इम्प्रूव किया है इस शॉर्ट फॉर्मेट में भी। हाउ डू यू सी दिस बांग्लादेश साइड एंड देयर इन फॉर्म बैटर्स? इनके पास इस वक्त जो 3 बैटर्स हैं ऊपर, उनमें तीनों की एवरेज जो है वो 40 प्लस है। उनके जो एक अच्छा ट्रेंड चल रहा है। दे वांट टू कैरी दैट ऑफ कोर्स अगेंस्ट दिस पेस अटैक जिसकी भी हमने बात की। बट किस तरह सर देख रहे हैं आप इस छोटी सी बैटल को? जी, बांग्लादेश ने जो बैटिंग की है उनके खिलाड़ियों ने अफगानिस्तान के खिलाफ, शांतु और मेहदी ने, आई थिंक डेफिनेटली इनका कॉन्फिडेंस बहुत स्काई हाई हुआ होगा। बांग्लादेश की जो टीम है वो पैचेस में तो बड़ी जब टीम में आती, छोटी टीमों को तो वो उनका जो कॉन्फिडेंस लेवल है और उनको अपना जो सेल्फ बिलीफ एज ए टीम वो बहुत हाई होता है। जब बड़ी टीमें आती ना तो थोड़ा सा उनके कॉन्फिडेंस में ना मुझे वो उस तरह की चीज नजर नहीं आती है। यानी ऐसा लगता है स्किल्स तो उनके पास जो हैं वो हैं, मगर उनका जो कॉन्फिडेंस लेवल है ना एज ए टीम एज ए इंडिविजुअल, एक दूसरे पे फेथ, वो थोड़ा सा नीचे आ जाता है, जिसकी वजह से बड़ी टीमों के खिलाफ उनकी जो परफॉर्मेंस है उस तरह की हो नहीं पा रही होती। हालांकि देखा जाए तो इनके अंदर इतना मटेरियल है कि वो किसी ना किसी को भी गले से पकड़ लें। बड़ी टीमों की बात हो रही है, छोटियों को तो आराम से पकड़ लेते हैं। जैसे अफगानिस्तान को उन्होंने बिल्कुल ही वन साइडेड कर दिया। हालांकि अफगानिस्तान की जो स्पिन डिपार्टमेंट है, दुनिया बात करती है कि भाई इनका स्पिन डिपार्टमेंट बहुत अच्छा है, तगड़ा है, और इनको बहुत एक्सपीरियंस है। दूसरी फ्रेंचाइजीज क्रिकेट खेलने के बाद इनका कॉन्फिडेंस बहुत हाई हो गया है। इनकी स्किल्स बहुत अच्छी हैं, राशिद खान हो गया और इसी तरह के दूसरे स्पिनर्स भी हैं। बट बांग्लादेश ने तो ऐसे उनके खिलाफ खेले जैसे कि पाकिस्तान नेपाल के साथ खेल रहा होता था। बट एनीवे, ये कॉन्फिडेंस लेके तो आएंगे पाकिस्तान के खिलाफ, बट जिस अंदाज से पाकिस्तान ने जवाब दिया है इंडिया के खिलाफ खेलते हुए पहली इनिंग्स में ही, जिस तरह के हमारे फास्ट बॉलरों ने जवाब दिया है इस एशिया कप में पूरी टीमों को, क्योंकि जब आप मैच खेलते हैं तो दूसरी टीमें, दूसरे खिलाड़ी भी देख रहे होते हैं, तो आई एम श्योर उनकी नींद भी थोड़ी सी उड़ाई होंगी उन्होंने, शाहीन शाह अफरीदी ने, नसीम शाह, हारिस रऊफ ने, कि किस तरीके से इनको टैकल करना है। बट पाकिस्तान टीम को खासतौर पर पाकिस्तानी बॉलिंग अटैक को ये नहीं समझना चाहिए कि भाई ये हम लोग पल्ले खले में खेल रहे हैं। ऐसा नहीं है, ये कैंडी में नहीं है, ये लाहौर में है, और लाहौर की पिचेस डिफरेंट हैं, इधर का जो वेदर है वो डिफरेंट है। तो थोड़ा सा तैयारी करके आए, बिल्कुल हल्का नहीं लेना चाहिए बांग्लादेश को। बांग्लादेश की एक स्ट्रेंथ है, क्योंकि मैंने इनके साथ तकरीबन 1.5 साल काम किया हुआ, इनके ड्रेसिंग रूम में मैं रहा हूँ। इनको मौका मिलना चाहिए। अगर आपने इनको मौका दे दिया तो फिर ये सारे मिल जाते हैं, सारे इकट्ठे हो जाते हैं, और जब वो इकट्ठे होते हैं तो इनकी बाउंड्री से आवाजें आ रही होती है, फाइन लेग वाला, थर्ड मैन वाला, डीप मिड ऑन, डीप कवर वाला चीखे मार रहे हो तो पूरी टीम को उठा रहे होते हैं। और जब अगर आपने इनको पकड़ा हुआ तो कोई भी बात नहीं कर रहा होता, बस चुपके से खेल रहे होते हैं, अपने अपने काम करते हैं, अपनी भी परफॉर्मेंस देते हैं और घर चले जाते हैं। अभी अभी हम सर इसी पे आ रहे हैं। अपना हमारा जो नेक्स्ट सेगमेंट है वो है एक्सपर्ट प्रेडिक्शन, और इस सेगमेंट में वी विल गेट टू नो सकलैन मुश्ताक जो है उनकी क्या प्रेडिक्शंस हैं फॉर पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश। सर, पहला जो मेरा क्वेश्चन है, अभी हम इसी के बारे में बात कर रहे थे कि
कंडीशंस कजाफी स्टेडियम की देखते हुए, वेदर कंडीशंस देखते हुए, पिच देखते हुए, और ये जो स्पेशली जो अभी पहले 2 मैचेस हुए हैं लाहौर में, बाबर आजम को टॉस जीत के क्या करना चाहिए? बहुत सारी चीजों को देखना पड़ता है। एक तो उनको एनालाइज करते हैं कि उनकी स्ट्रेंथ क्या है, हमारी स्ट्रेंथ क्या है। यह हर टीम के साथ होता है। बांग्लादेश आप एनालाइज कर एक ये चीज आप तय करने पड़ेंगी। बाकी ये आप ये भी देखते हैं बाजुकात कि भाई अगर दोपहर को अब वो पिच कंडीशन, चाहे वो अंडर लाइट्स आ जाएं, चाहे ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो मैचेस खेले थे, हमने 150 चेज किया था ऑस्ट्रेलियन बॉलिंग का हमने चेज किया। वहां के ऑस्ट्रेलियन जो गलती कर रहे थे वो ये कर रहे थे कि भाई पहले धूप होती है, प्लेयर्स में फटीग आ जाएगी, एनर्जी लेवल इस तरह हो जाएगा, विकेट अच्छी है हमारे। बाजू का टैक्टिक्स जो है वो खाली पिच के ऊपर या स्किल्स के ऊपर नहीं जाते, हैवीली रिलाय वेदर की तरफ कर रहे होते हो। आप वेदर को देख रहे होते हैं कि अगर पाकिस्तान की जो टीम है अगर वो पहले बॉलिंग करती है, फील्डिंग करती है, तो इनके बैट्समैन जो है वो फटीग हो जाएंगे, अंडर द सन फील्डिंग करेंगे। और लाइट्स में हो सकता है मौसम थोड़ा अच्छा हो, हमारे बैट्समैन अंदर जाएं, हमारे बॉलर अंदर जाएं, हमारी पूरी टीम है उसके अंदर एनर्जी ज्यादा रहेगी, प्रिजर्व करेंगे। अंडर लाइट्स में उनके एनर्जी ज्यादा होगी, डे लाइट में एनर्जी कम होगी। तो इस तरह की चीजें भी बाजुकात आपको कंसिडरेशन में आ जाती हैं कि टॉस जीत के आपने करना क्या है। तो आई थिंक अगर पाकिस्तान, आपका सवाल है, मैं उसको बहुत डिटेल में चला गया, बट आई थिंक ये काफी रेलेवेंट पॉइंट है जो कि व्यूअर्स के सामने होना चाहिए कि आप खाली पिच को या ऑपोजिशन को नहीं देखते, वेदर को भी देखते हैं कि, और फिर अगला मैच भी देख रहे होते हैं कि आपने अगला मैच किस टीम के खिलाफ खेलना है, कितने दिन का बीच में गैप है, और प्लेयर्स की जो बॉडी है वो कैसा रिस्पॉन्स कर रही है, क्योंकि आपकी प्लेयर्स की बॉडी भी आप मॉनिटर कर रहे होते हैं। तो आई थिंक पाकिस्तान जो है वो हो सकता है पहले बैटिंग करे और बाद में वो बॉलिंग करे, हो सकता है। अच्छा, ये जो एक और मैं आपसे प्रिडिक्शन लेना चाह रही हूँ, ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग सवाल है ओडीआई हिस्ट्री के बारे में पाकिस्तान की। सईद अनवर का जो इस वक्त रिकॉर्ड है सबसे ज्यादा ओडीआई सेंचुरीज फॉर पाकिस्तान, वो बिल्कुल अब बाबर आजम जो है उसके करीब आ गए हैं। ही इज ऑन 19, सईद अनवर का रिकॉर्ड है 20 का। तो ये कितना सून हो जाएगा? डू यू थिंक अगले मैच में इस एशिया कप में जो है ये सरपास कर जाएंगे इसको? जिस तरह की बाबर की फॉर्म लगी हुई है और जितनी उसकी भूख बढ़ती चली जा रही है, मेरा ख्याल है कि इसी मैच में वो बराबर करेगा और एशिया कप में वो आगे निकल जाएगा। और मजे की बात यह है बाबर की, वो उसकी जो भूख है वो बढ़ती चली जा रही है। अल्लाह इसको बुरी नजर से बचाए। पाकिस्तान का भी फायदा है, इसका भी फायदा है। आई एम श्योर सईद भाई बहुत खुश हुए होंगे कि एक वर्ल्ड क्लास खिलाड़ी जो दुनिया मान रही है, उन्होंने इनका रिकॉर्ड तोड़ा है, और रिकॉर्ड तो बनते ही टूटने के लिए। और मजे की और अच्छी बात यह है कि बाबर ने तोड़ा है वो। जबरदस्त। वी रियली होप कि ये अगला मैच, क्योंकि अब हमारा संडे को इंडिया के साथ भी मैच है, तो ऑल आईज विल बी ऑन दीज नेक्स्ट 2 गेम्स जो पाकिस्तान खेलेगा। अब वक्त हो गया जी अगले सेगमेंट का, इसका नाम है आस्क सकलैन। सर, आज प्लान में हमने आपके लिए आज फिर 3 सवाल चुने, और आपने अब अपना फेवरेट हमें बताना है। पहला सवाल है जी फ्रॉम हमजा, और हमें ट्विटर पे हैशटैग आस्क सकलैन के थ्रू आया ये सवाल। Sir, can you share some insights into your most effective bowling strategy or technique that helped you achieve success as a spinner in international cricket? हाँ देखें, जो बैट्समैन को आउट करना है, टैक्टिक्स जो है उसका ताल्लुक दिमाग से, आपकी क्लैरिटी होनी चाहिए कि आपको किस बैट्समैन को किस 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 अंदाज से आउट करेंगे। इसकी मैं एक मिसाल दूंगा। आई थिंक मिसाल से जो है ना जवाब ज्यादा बेहतर समझ आ जाएगा। यानी देखिए, आपने शेर को पकड़ना है, हाथी को पकड़ना है, सांप को पकड़ना है, किसी परिंदे को पकड़ना है, तो इनको पकड़ने के टैक्टिक्स डिफरेंट डिफरेंट होंगे, उनका अंदाज डिफरेंट होगा। तो हर बैट्समैन को आपने किस तरीके से पकड़ना है, आउट करना है, तो वो जो ट्रैप है वो आपके दिमाग में क्लैरिटी होनी चाहिए, और आपके पास स्किल्स होनी चाहिए, और आपने स्किल्स को जो है वो एग्जीक्यूट किया हो पहले कहीं। तो आई थिंक जो बेस्ट ट्रैप मेरा रहा वो सचिन तेंदुलकर चेन्नई टेस्ट मैच, जो सेकंड इनिंग्स थी, उसमें जो मैंने उसको ट्रैप किया था, आई थिंक मेरी जिंदगी का क्रिकेट करियर सबसे बेस्ट ट्रैप था वो। इसलिए
कि कहा जाता है कि जब आपने किसी को आउट करना है तो आप उसको अपनी वेरिएशन नहीं दिखाते हैं, आप उनको कंट्रोल करके रखते हैं, संभाल के रखते हैं और आप स्टॉक बॉल पे रखते हैं और सरप्राइजिंग आप उसको वो डिलीवरी देते हैं जिसकी वजह से वो गलती करता है और आउट होता है। तो मैंने तकरीबन 1.5 पौने 2 घंटे उसको अपनी जो वेरिएशन थी, जैसे दूसरा जो मेरा विकेट टेकन डिलीवरी थी, मैंने उसको 1.5 पौने 2 घंटे ना नॉन स्ट्राइकर एंड से देखने दिया, ना स्ट्राइकर एंड पे उसको दिखाया। यानी उसको मैंने इसी पे रखा कि मैं बाकी जो डिलीवरीज हैं शायद वो ये समझ रहा था कि इसको कॉन्फिडेंस नहीं है या पिच मदद नहीं दे रही है या इसको कोई इंजरी निगल हो गई है, इसीलिए वो एक ही गेंद कर रहा है और पिछले 1.5 पौने 2 घंटे से एक ही गेंद को किया चला जा रहा है। तो 1.5 पौने 2 घंटों के बाद जब मैंने उसको दूसरा बॉल किया, उस पे उसने गलती की और वो आउट हुआ और टेस्ट मैच का पूरा पासा पलट गया। तो आपने टैक्टिक्स कैसे इस्तेमाल करने हैं, ये आपको सीखना पड़ेगा। इट्स ऑल अबाउट इन योर ब्रेन, इन योर माइंड। आपने वो टैक्टिक्स कैसे इस्तेमाल करने और हर बैट्समैन डिफरेंट तरीके से आउट करना कैसे है, ये आपको सीखना पड़ेगा। वेरी वेल आंसर्ड एंड गुड क्वेश्चन बाय हमजा। अगला सवाल जी आया है बिलाल की तरफ से। वो ये पूछ रहे हैं कि सर कैन यू शेड लाइट ऑन द रीजन फॉर द लैक ऑफ क्वालिटी ऑफ स्पिनर्स इन इंटरनेशनल क्रिकेट फॉर पाकिस्तान? Secondly, how can we get out of this problem? We used to have Saeed Ajmal and Hafiz rattling opponent batting lineups, but now we are struggling to find one. देखिए, दुनिया जो है इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया की बात सुनता है और अब इंडिया की भी बात सुनना शुरू कर क्रिकेटिंग वर्ल्ड, क्योंकि ये जो भी कुछ करते हैं उसको इतना हाइप दे देते हैं। आप देखें इंग्लैंड क्रिकेट खेल रही है बेसबॉल, अब बेसबॉल भी हुआ है। अगर इस तरह की क्रिकेट देखी जाए तो हमने भी खेली है पास में। ऑस्ट्रेलिया इसी तरह खेलता था, जब इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया की सीरीज होती थी ऑस्ट्रेलिया 4-4 दिन में टेस्ट मैच का फैसला करवा देता था। वो भी 4 साढ़े 4 रन पर ओवर जाते थे, बाज़-औक़ात 5 रन पर ओवर भी जाते थे। मिसबा ने जो फास्टेस्ट टेस्ट सेंचुरी बनाई, विव रिचर्ड का आई थिंक गालिबन रिकॉर्ड तोड़ा। विव रिचर्ड ने भी फास्टेस्ट टेस्ट सेंचुरी बनाई, माजिद खान ने टेस्ट सेंचुरी बनाई। खैर बहुत सारी स्टोरीज हैं। तो हमारे इधर से कोई बात नहीं चलेगी क्योंकि हम ट्रेंड सेटर है ही नहीं। इस अगर हमने कोई वेरिएशन बना दी और दुनिया में आ गई और खुद ही दुनिया ने देखा, खुद ही दुनिया ने नाम दे दिया, तो हम ट्रेंड सेटर हो जाएंगे जी कि ये दूसरा है, ये जनाब रिवर्स स्विंग करता है, ये ट्रोब क्रशर है, ये जनाब इस तरह के नाम दे दिए जाएंगे। बट हम लोग ट्रेंड सेटर नहीं है। तो ऑफ स्पिन का जो है इन्होंने जो ट्रेंड सेट किया हुआ है व्हाइट बॉल में, यानी T20 या वनडे क्रिकेट में, वो कहते हैं जी लेग स्पिनर और चाइनामैन जो है वो ज्यादा उनके स्टैट्स अच्छे हैं, तो वो लेग स्पिनर और चाइनामैन को खिलाते हैं। और ऑस्ट्रेलिया ने ऑफ स्पिनर को निकाल दिया, इंग्लैंड ने मोइन अली है वो पूरे 4 ओवर नहीं करता, कभी कभी 4 ओवर करता है, बट वो रखते हैं लेग स्पिनर को है। इंडिया है वो अश्विन को नहीं खिलाता, हालांकि टेस्ट में सबसे ज्यादा आउट किए हुए हैं, वो कुलदीप यादव को ले आएंगे, जडेजा को ले आएंगे। तो इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका और सिमिलरली न्यूजीलैंड का एक ऑफ स्पिनर है जिसको वो चांस दे देते हैं, बट वो भी हेविली रिलाई करते हैं लेफ्ट आर्मर पे या लेग स्पिनर के ऊपर। तो ट्रेंड सेटर वो लोग हैं, वो जो ट्रेंड सेट करते हैं हम उसी की तरफ चले जाते हैं। हालांकि जो हमारे पास अपनी चीजें हैं उसको हमने ट्रेंड सेट करना चाहिए, दुनिया को बताना चाहिए, उस आर्ट को आगे लेके जाना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली इस वजह से पाकिस्तान में भी कोई इतना ऑफ स्पिनर ऊपर नहीं आ रहे हैं। पार्ट टाइमर है, इफ्ती है, सलमान आगा है, साजिद था बट वो अभी नहीं है। तो पाकिस्तान तो ट्रेंड सेटर नहीं है जी इसमें, तो अनफॉर्चुनेटली कोई आएगा भी नहीं, क्योंकि वो उन्होंने जो सेट कर दिया हमने उसी को फॉलो करना है। हम कॉपी करने में माहिर हैं, ट्रेंड सेट करने में हम माहिर नहीं है। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमें भेजा है आस्क क्लैन में वो है फ्रॉम मजा रबाब, और वो पूछ रहे हैं कि डू यू थिंक दैट ICC's change of regulations after the retirement of Muralitharan had anything to do with the demise of off-spin bowling on the international level? नहीं, ICC तो जी बहुत ही मुझे ICC की समझ नहीं आती है। 15 डिग्री के ऊपर मैं थोड़ा सा बात करना चाहूंगा आप इस सवाल के तवस्सुल से। 15 डिग्री इतना कम है कि आप ऐसे नॉर्मल भी खड़े होंगे ना तो आपके बाजू में 15 डिग्री से ज्यादा कम होगा। और 15 डिग्री को अगर मैं एक्सप्लेन करना चाहूँ, क्योंकि ये सवाल इलीगल एक्शन को भी थोड़ा सा टच कर रहा है। यानी अगर आपके पास वॉल क्लॉक है, 12 और 1 के बीच में 4 जो है ना वो स्पॉट होते हैं, 4 दाने कह लें या स्पॉट कह लें, वो 4 होते हैं। 2.5 जो दाने हैं या 2.5 स्पॉट जो है ना वो 15 डिग्री है। अब आप मुझे ये बताएं कि किस तरह आप बाजुओं को अकड़ के अब आप ये बताएं कि आप किस तरह बाजुओं को अकड़ के बॉलिंग कर सकते हैं। और ये किसके ऊपर रिसर्च की? मैं जब सईद अजमल के साथ काम कर रहा था तो मैंने इनको कहा था कि बताएं, हम हमारे साथ भी शेयर करें, सारे बोर्ड्स के साथ शेयर करें भी 15 डिग्री का
लॉ लेके आए हैं, वो क्या क्या रीजंस हैं, कोई बताए इनको। अपने पास ही ना रखें, सबको पता होना चाहिए, ताकि ये सारे आगे ट्रिकल डाउन करके जो बच्चा एक क्रिकेट शुरू करता है और स्पिन खेलना करना चाहता है, उस तक को भी इंफॉर्मेशन हो, वहां तक के कोचेस के पास भी इंफॉर्मेशन हो कि कैसी रिसर्च की, और रिसर्च करने के बाद क्या क्या एलिमेंट्स आ गए। फिर अगर आता है कोई चेकिंग की तरफ जाता भी है, इलीगल एक्शन की तरफ जाता भी है, तो उसकी जो है उसके सोल्यूशन भी बिल्कुल सामने रख देने चाहिए, ताकि कोई बच्चा क्रिकेट खेलने के लिए आ रहा है तो वो उसके सोल्यूशन भी उनके सामने हो। कोई बिल्कुल, पता नहीं सारे है डेटा किसी को को सारी नॉलेज हो। तो, और क्या, कभी ये प्रॉब्लम है, यहाँ पे रिसर्च की, ये लोग थे, क्या आया उसमें एशियन बॉडीज भी थी, यानी एशियन लोग भी थे जिनकी आपने रिसर्च की कि नहीं की, ये सारी चीजें बिल्कुल, बतानी चाहिए। क्योंकि हमारी बॉडी जो है इंग्लिश लोगों से हमारी बॉडी डिफरेंट है, हमारे बोन्स में बड़ी फ्लेक्सिबिलिटी है, जॉइंट्स में बड़ी फ्लेक्सिबिलिटी है। कैरी एंगल क्या होता है, कोई जी, बचपन में कोई गिर जाता है, उसको चोट लग जाती है, उसके बाजू में कोई प्रॉब्लम आ जाता है, बहुत सारी चीजें हैं, इसके ऊपर बकायदा वो करना चाहिए। खैर बहरहाल, मुरलीधरन दुनिया का नंबर 1 बैट्समैन बॉलर रहा है, उसने राज किया है, आईसीसी ने 3 क्या 4 5 दफा उसके ऊपर वो लगा, जब भी टेस्ट दिया उसने पास किया। जब उसने पास किया, आईसीसी ने किया, तो मेरा ख्याल है मुरलीधरन को इस टॉपिक में मैं तो नहीं समझता कि खींचना चाहिए। आईसीसी में इतना दमखम होता, या इतनी उनके पास टेक्नोलॉजी होती, पकड़ लेती उसको, नहीं पकड़ पाए। जब भी उसका टेस्ट लिया, थोड़ा कोई 7 8 अनफॉर्चुनेट दफा रहा। टेस्ट लिया, वो निकल। बिल्कुल, बिल्कुल। ये आज के हमारे सर तीनों सवाल जो थे वो बड़े स्पिनर सेंट्रिक थे। तो सबसे ज्यादा किस सवाल को एंजॉय किया आपने? मेरा ख्याल है पहले वाला तो मेरी ज़ात पे चलता था, तो इसीलिए मुझे वो मेरे इमोशंस कहेंगे कि ये बड़ा अच्छा था। बट आई थिंक ये तीसरा वाला जो सवाल है, इसके ऊपर आईसीसी को सोचना चाहिए। जिसने जो बिल्कुल, तीसरा सवाल किया है मुरली का मेंशन करके, इसको प्राइज देना चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसा सवाल है जो आईसीसी तक पहुंचेगा, और आईसीसी को इसको सोचना चाहिए कि भाई जो लॉज बनाए हैं बिल्कुल। उसको पूरा सबको एजुकेट किया जाए, सबको बताया जाए। प्लस ये है कि जिस तरह आप दुनिया के स्पिनर्स की बात करते हैं, मुरली की भी बात करनी चाहिए। उसने दुनिया में सबसे ज्यादा आउट किए, 100%। टेस्ट में भी, वनडे में भी। अब शेन वॉर्न ठीक है, ग्रेट बॉलर था, उसकी बॉल ऑफ द सेंचुरी भी बना दी, उसका ये भी बना दिया। तो क्या मुरलीधरन ने बॉल ऑफ द सेंचुरी नहीं की होंगे, स्पेल्स ऑफ द सेंचुरी नहीं किए होंगे? बड़ी बड़ी टीमों को उसने टॉपल किया है, उसकी भी बात कहीं ना कहीं होनी चाहिए। क्योंकि एंड ऑफ द डे हम सिर्फ अपने मुल्क से नहीं खेलने, हम आईसीसी को भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हम दुनिया क्रिकेट की एक बड़ी फैमिली है, मुख्तलिफ ममालिक से हम बिल्कुल, सब क्रिकेटर खेलते हैं। बट अगर देखा जाए उसको, तो हम ग्लोबल क्रिकेट की जो एक फैमिली है जो ग्लोबलाइज कर रही है क्रिकेट को, उसमें सारे मुल्कों के खिलाड़ी उसका हिस्सा बनते हैं, और उनको जो आगे प्रमोट करता है या उनको जो अप्रिशिएट करता है वो आईसीसी है। तो आईसीसी को जो है ना, वो बायस नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। ये वेरी वेल आंसर्ड। और मज़ार अबाब ने ये भेजा था क्वेश्चन। कंग्रेचुलेशंस, आपका सवाल जो है वो सकलैन मुश्ताक ने सेलेक्ट किया है, एंड यू विल बी कॉन्टैक्टेड फॉर दैट प्राइज। नेक्स्ट जो हमारा सेगमेंट है उसकी तरफ चलते हैं। इट्स टाइम फॉर सकलैन मुश्ताक फैंटेसी 11। राइट, टाइम आ गया देखने का सकलैन मुश्ताक की फैंटेसी 11 फॉर दिस नेक्स्ट मैच अगेंस्ट बांग्लादेश। सर ये बड़ी तगड़ी, बहुत बैलेंस्ड टीम है, बैटिंग के लिहाज से भी ज्यादा ऊपर आपने अच्छे बैटर्स को रखा है। तो जरा वॉक अस थ्रू योर चॉइसेस। जी, पहले तो मैं आपसे बॉलिंग की तरफ से आता हूं, क्योंकि मेरे ऊपर बॉलिंग का बहुत भूत सवार है, पाकिस्तान की बॉलिंग का। इन तीनों का नाम तो लाजमी होना चाहिए, शाहीन, हारिस और नसीम। अगर ये तीनों में से किसी एक को नहीं रखता, तो पाकिस्तानी फैंस भी मुझे मार देंगे और बाहर वाले भी, क्योंकि ये दुनिया का बेस्ट बॉलिंग अटैक है। तो ये तीनों का होना लाजमी है। प्लस जो है कप्तान हमारे बाबर आजम ही रखूंगा मैं। हाँ, कई लोग बात कर रहे थे कि यार थोड़ा सा फैंटेसी लीग में आप कैप्टन को भी ऊपर नीचे कर सकते हैं, तो हमने वाइस कप्तान को ऊपर नीचे कर दिया है। शाहिन शाह नाइस। अफरीदी को वाइस कप्तान लेके आ गए हैं, और कैप्टन जो है वो बाबर आजम ही होंगे। अगले मैच में कहीं देखेंगे, कहीं कैप्टन को भी जॉब चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि फैंटेसी लीग है, पॉइंट्स कैसे इकट्ठे करने हैं, और उसके लिए हम लोग सारी चीजों को कैलकुलेट करते हैं। तो ये तीन फास्ट बॉलर, बाबर और शादाब, ये पांच तो हमारे पाकिस्तान की तरफ से हो गए। इफ्ती को भी बीच में जरूर रखेंगे, जिस तरह की उसकी फॉर्म लगी हुई है। तो ये हमारे छह ये आ जाएंगे। और रिजवान का मेरा ख्याल है कीपिंग का बीच में आना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, वो भी एक सोर्स ऑफ एनर्जी है, और ऑन द डे
पूरा मैच एक साइड पे ले जाता है। सो थैंक यू सो मच सर, दैट वाज। अभी हम अगले मैच के बाद बात करेंगे कि कितनी जबरदस्त रही ये वाली फैंटेसी 11, और आप सब भी जो है अपनी फैंटेसी 11 बनाएं और ढेरों प्राइजेस जीतें। Sir, thank you so much for joining us yet again for Expert Corner, the Asia Cup edition. आप सबका भी बहुत शुक्रिया for watching, and all eyes on that next clash between Pakistan and Bangladesh to be played in Lahore. So stay tuned for that. Thank you so much for watching Expert Corner. Allah Hafiz.